नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द गुरु। मैं हूं जीवन सर और प्राचीन इतिहास के इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर के आए हैं पांचवी क्लास, जिसका नाम है महाजनपद काल। इसमें हम बेसिकली मगध की बात करेंगे और मगध से जुड़े हुए 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको देने वाले हैं। अंत में आपसे एक सवाल पूछा गया है। यदि आप क्लास को शुरू तक अंत तक देखते हैं तो आपको उसका जवाब जरूर पता होगा और वह जवाब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, जिसका नाम है प्राचीन भारत के इतिहास का पार्ट 5। इसमें आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे प्रश्न हमने आपके लिए लेकर के आए हैं जो आपके सभी प्रकार के एग्जाम जिसमें जीके जीएस पूछे जाते हैं वहां से प्रश्न आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं महाजनपद काल की, जो कि 600 बीसी से 340 बीसी तक आता है। महाजनपद काल कब से कब तक आता है? तो 600 बीसी से 340 बीसी तक आता है। तो ये रहा आपका आज का पहला प्रश्न। राज्य के प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता है? जिला, राष्ट्र, राज्य या महाजनपद? तो राज्य के प्रशासनिक इकाई को उस समय के हिसाब से आपको सोचना है, आज के हिसाब से नहीं। महाजनपद काल के हिसाब से सोचना है, तो जवाब भी आपका होगा महाजनपद। अगला प्रश्न है कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी? और ये सवाल कई बार पूछे गए मेरे दोस्तों, भले ही आपको आसान लग रहा हो लेकिन ये पूछे गए हैं। ऑप्शन है आपके 11, 14, 16 या 18। तो ये है 16। अब आपने अगर हमारे पिछले वीडियो को देखा होगा तो हमने कहा था कि बौद्ध साहित्य के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा मिलती है। ये रहे आपके 16 महाजनपद: कंबोज, गांधार, कुरु, मत्स्य, सूरसेन, वत्स, चेदी, अनंती, काशी, अस्मक, अंग, मगध, पांचाल, कोसल, मल्ल संघ, बज्जी संघ। ये 16 महाजनपद हैं। चलिए अब हम बात करेंगे 16 महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद, जिसे हम मगध के नाम से जानते हैं। जरा इस तस्वीर को आप देखिए, आप पाएंगे कि बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के कुछ भागों से मिलकर बना हुआ। अब यहाँ पर आप एक चीज और देख पाएंगे, बांग्लादेश भी इसमें शामिल है। ये रही मगध, देख पा रहे हैं? ठीक है, चलिए ये देखिए तीसरा प्रश्न आपके लिए। मगध पर कितने राजवंशों ने शासन किया? 5, 7, 8, 11। तो इसका सही जवाब है 7 राजवंशों ने शासन किया। इसके ट्रिक भी होते हैं, जो कि ये रहा हसीन मासुक शाह। क्या ट्रिक है? हसीन मासुक शाह। तो ह से हो गया हर्यंक वंश, मैं लिख देता हूं। ह से हो गया हर्यंक वंश, हर्यंक वंश। स से हो गया शिशु नाग वंश, शिशु नाग वंश। और नौ से हो गया नंद वंश और माँ से हो गया मौर्य वंश। इसके बाद सु से हो गया सुंग वंश, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, सुंग वंश। और उसके बाद क से हो गया कण्व वंश और उसके बाद सा से हो गया सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। तो ये ट्रिक आप याद रखेंगे। हसीन मासूक सा, ह से हर्यग वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, सु से सुंग वंश, क से कण्व वंश, सा से सातवाहन वंश। ये 7 राजवंशों ने मौर्य पर शासन किया। चौथा प्रश्न है कि मगध का पहला और प्रतापी शासक कौन था? बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक? तो मगध का पहला और प्रभावी शासक आपका हर्यंग वंश से था और जिसके संस्थापक थे बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार, बिंदुसार नहीं, बिंबिसार। ये उनकी दुर्लभ तस्वीर है जो मैंने गूगल से निकाली है। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, शायद यह ना भी हो। मैंने सर्च किया गूगल में तो यही तस्वीर सामने आई तो मैंने आपको दिखाया। तो मान के चलते ऐसा ही दिखते होंगे।
तो आपको आंसर मिल गया कि मगध का पहला शासक बिंबिसार था। पांचवा प्रश्न है कि मगध के समय बिंबिसार के समय मगध की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, बोध गया, राजगृह या वैशाली? तो बिंबिसार के समय मगध की राजधानी राजगृह थी। और राजगृह, ये देखिए मगध को हमने दिखाया पहले आपको तस्वीर में, राजगृह को ही गिरिव्रज भी कहा जाता था, ये भी आपको याद रखना है। और आज वर्तमान में इसे राजगीर के नाम से जानते हैं। छठा प्रश्न है किसने सर्वप्रथम प्रशासनिक राज्य पर बल दिया? तो आप देखिए यदि सवाल को आपने पिछले में ध्यान से दिया होगा, इसी प्रश्नोत्तरी के पिछले सवालों में, तो हमने क्या कहा था कि प्रशासनिक इकाई को महाजनपद कहते थे। और महाजनपद में शुरुआत किसने किया? तो बिंबिसार ने किया। तो सर्वप्रथम प्रशासनिक इकाई पर कौन बल देंगे? तो बिंबिसार बल देंगे। सातवें प्रश्न की ओर चलते हैं और ये रहा आपका सातवां प्रश्न कि बिंबिसार की कितनी पत्नियां थी? 1, 2, 3, 4। तो बिंबिसार की थी 4 पत्नियां। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है कि बिंबिसार का राज वैद्य कौन था? तो बिंबिसार का राज वैद्य चरक, जीवक, सुश्रुत या पतंजलि थे। तो बिंबिसार के राज वैद्य थे जीवक। कौन थे? जीवक थे। और ये रहा उनकी दुर्लभ तस्वीर। ये जीवक उन समय के फिजिशियन, सर्जन थे ये, यानी कि उसमें ये सर्जरी भी करते थे। ये रहा इनका आंसर। नौवां प्रश्न देखिए कि पितृहंता किसे कहा जाता है? देखिए पितृहंता का अर्थ होता है पिता की हत्या करने वाला। और पितृहंता कहिए और पितृहंता वंश भी अगर पूछता है तो ये होगा, अगर वंश की बात करेगा तो हर्यक वंश, क्योंकि बिंबिसार की हत्या कर दी थी अजात शत्रु ने, और अजात शत्रु की हत्या कर दी उसके ही पुत्र नागदशक ने। ठीक है, सॉरी नागदशक ने, उदयिन ने। किसने कर दी? उदयिन ने। फिर से सुनिए, बिंबिसार के पुत्र अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या की, और अजात शत्रु के पुत्र, अभी हमने कहा उदयिन, उदयिन ने अपने पिता की हत्या की, इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। तो बिंबिसार की हत्या किसने की? अजात शत्रु ने। तो अजात शत्रु हो गया पितृहंता। 10वां प्रश्न किसने राजगीर की किलेबंदी करवाई? बिंबिसार, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक? तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक मौर्य वंश से आते हैं। बिंबिसार ने राजगीर की किलेबंदी नहीं करवाई थी। तो बचे कौन? अजात शत्रु। ये देखिए, ये देख पा रहे हैं, ये उसका महल है। किसका? अजात शत्रु का महल है, ये राजगीर में। इसका सही जवाब हो गया अजात शत्रु। 11वां प्रश्न किसने रथ मूसल तथा महाशिला कंटक का प्रयोग किया? बिंबिसार ने, अजात शत्रु ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने? तो सबसे पहले आप देखिए रथ मूसल और महाशिला कंटक क्या होता है, और इसे आपने बाहुबली पिक्चर में देखा होगा। ये है रथ मूसल जिसमें चक्र लगा हुआ है, ये रथ मूसल है ये। और इस पे चलते थे भल्लाल देव और उनके हाथ। और ये महाशिला कंटक, इसमें स्प्रिंग लगी होती थी, और यहाँ पर बड़ा सा पत्थर रख के आग लगा के इसको फेंक दिया जाता था ऐसे। तो इसका प्रयोग किया था अजात शत्रु ने। किसने किया था? अजात शत्रु ने। 12वां प्रश्न है कि उदयिन ने अपनी राजधानी किसे बनाई? देखिए दो दो को आप याद रखिएगा, एक बिंबिसार और दूसरा अजात शत्रु, दोनों ने राजगीर को ही राजधानी बनाई। जबकि अजात शत्रु के पुत्र उदयिन ने अपनी राजधानी को ट्रांसफर किया। कहाँ ट्रांसफर किया? तो पाटलिपुत्र में ट्रांसफर किया। ठीक है, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र जिसे हम आज पटना के नाम से जानते हैं, वहां पर इन्होंने ट्रांसफर कर दिया अपनी राजधानी को। इसका सही जवाब हो गया पाटलिपुत्र। और एक बात और याद रखिएगा कि पाटलिपुत्र के बदले में कभी आपको पुरुषपुर भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है? पुरुषपुर, पुरुषपुर। ठीक है, और पुरुषपुर पाटलिपुत्र का ही प्राचीन नाम है। 13वां प्रश्न, सोन और गंगा नदी के संगम पर
कौन सा शहर बसा हुआ है? सोन नदी और गंगा नदी के संगम पर कौन सा? अब सोन आपको जानते हैं कि पश्चिम की ओर से आता है सोन नदी और इधर से आता है गंगा नदी, तो इसके संगम पर जो बसा हुआ है उसका नाम है पटना। कौन सा शहर बसा हुआ है? पटना। और पटना को अछूतों का शहर कहा जाता है। अछूतों, ये छ है, अछूतों का शहर कहा जाता है। इसलिए आप देखे होंगे कि सुल्तानगंज का जल पूजा पाठ में काम आता है। इसके बाद सुल्तानगंज के बाद भागलपुर का आता है, राजमहल का आता है, साहेबगंज का आता है, लेकिन पटना का जल छूत माना जाता है। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। 14वां प्रश्न देखिए, शिशुनाग ने अपनी राजधानी किसे बनाई? अब क्लियर सी बात है, शिशुनाग ही वो व्यक्ति होंगे जिन्होंने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। अब शिशुनाग ने किसे बनाई? पाटलिपुत्र, बोध गया, राजगीर या वैशाली? तो ये बनाएंगे वैशाली को, मेरे हिसाब से सही है। देखिए, है ना, शिशुनाग जब आएंगे तो वो पाटलिपुत्र से राजधानी को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? वैशाली ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। 15वां प्रश्न है, काला अशोक ने पुनः राजधानी कहाँ स्थानांतरित? तो पहला आपसे ये पूछा जाए काला अशोक किसका पुत्र है? तो काला अशोक शिशुनाग का पुत्र है। ठीक है, और ये पुनः राजधानी को वापस लाएंगे और कहाँ लाएंगे? तो पाटलिपुत्र लाएंगे। अब देखिए, पिता ने अपनी राजधानी को वैशाली ट्रांसफर किया और जब उसका पुत्र कालाशोक आया, और कालाशोक एक प्रतापी शासक था, ये भी आपको याद रखने की जरूरत है, और उन्होंने पुनः अपनी राजधानी कहाँ ले आई? पाटलिपुत्र ले आई। दोस्तों, अगर आपको क्लासेस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और अगर आपको पूरी क्लास अच्छी लगे, आप पहले पूरी देखिए, आप लाइक करें, कमेंट करें, जरूर से कमेंट करें जो मैंने सवाल अंत में पूछा है आपसे। 16वां प्रश्न है, सर्व छत्रांतक तथा एक राट, कभी कभी एक रात लिखा हुआ मिलेगा, कभी कभी एक राट भी मिलता है, मैं यहां लिख देता हूं, एक राट, एक राट, इस तरह भी आपको मिलेगा। कि उपाधि किसने धारण की थी? तो सवाल ये उठता है किसने? ये किया था महापद्मनंद ने। तो किस वंश के संस्थापक हो गए? नंद वंश के संस्थापक हो गए महापद्मनंद। दूसरी बात, क्यों मिली थी इसे ये उपाधि? तो इन्होंने कलिंग पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था, लेकिन ध्यान आपको ये रखना है, पूरी तरह ये नहीं जीत पाए थे। पूरी तरह किसने जीता था? तो अशोक ने जीता था, जो आपको मौर्य वंश में देखने को मिलेगा। ये देखिए आप, जब नंद वंश का आया तो मगध की स्थिति देखिए कितना बदलाव हुआ। आप पहले देख पाए थे कि मगध इतने में सिमटा हुआ था नंद वंश में, यानी कि महापद्मनंद एक अच्छे सम्राट थे। 17वां प्रश्न देखिए, केंद्रीय शासन पद्धति का जनक, केंद्रीय शासन पद्धति का जनक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, महापद्मनंद को, अशोक को या बिंबिसार को? इसका सही जवाब है महापद्मनंद। पहली बात आपने देखी, ये सवाल में केंद्रीय शासन पद्धति का मतलब केंद्र सरकार की बात हो रही है, यानी कि अपने से ये पूरे सम्राट, जो जितने राजा महाराजा थे, सब पर सम्राट महापद्मनंद शासन व्यवस्था देखते थे। 18वां प्रश्न, इनमें से कौन क्रूर, धन संग्राही और लालची शासक था? चंद्रगुप्त मौर्य, शिशुनाग, कालाशोक या धनानंद? तो महापद्मनंद का एक पुत्र था जिसका नाम था धनानंद, और धनानंद बदतमीज टाइप के, उसे बोलने का तमीज नहीं, धन संग्रह जिस पर खुश हो जाते थे, अपने वजन के बराबर हीरा मोती दान कर देते थे, ये थे धनानंद। और धनानंद ने ही चाणक्य का घोर बेइज्जती किया था, क्योंकि चाणक्य बदसूरत, देखने में काले नाटे कद के थे, लंबी चुटिया रखते थे, इन्होंने उसका घोर अपमान किया, और इसी का बदला लेने के लिए चाणक्य ने अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को मात्र 14 वर्ष की उम्र में तैयार किया, और धनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का सम्राट बनाया। और धनानंद के बाद नंद वंश का समाप्ति होगा और मौर्य वंश की शुरुआत होगी।
ठीक है। तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की। इस बात को ध्यान रखिए। और एक बात और जानना है आपको, धनानंद के समय में ही सिकंदर ने आक्रमण किया था, ठीक है, धनानंद के समय में ही। लेकिन जब वो उसका सेल्यूकस निकेटर आएगा, तो सेल्यूकस निकेटर आता है, उस समय तक मौर्य वंश की स्थापना हो चुकी है और करारी हार देगा चंद्रगुप्त मौर्य। किसको? सेल्यूकस निकेटर। कौन था सेल्यूकस निकेटर? तो सिकंदर का सेनापति था, उसे भी भूत सवार था विश्व विजेता बनने का। आगे देखेंगे हम लोग, किसके शासन काल में सिकंदर ने आक्रमण किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, शिशुनाग, कालाशोक, धनानंद। तो धनानंद के समय में आक्रमण किया था सिकंदर ने। सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? ये रहा आपका 20वां सवाल। चेतक, बादल, रहबर, बुफे कराल। तो चेतक तो आप सभी को पता है किसका था। तो चेतक किसका था? जल्दी बोलिए। तो चेतक था महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम। किसका था? प्रताप के, महाराणा प्रताप के। बादल किसका था? तो बादल था आपका लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई का, ठीक है। और रहबर किसका था? तो अकबर के घोड़े का नाम रहबर था। और बुफे कराल किसका घोड़े का नाम था? तो सिकंदर के घोड़े का नाम बुफे कराल था। आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु या चाणक्य। तो सुकरात के गुरु का नाम था अरस्तु, ठीक है। अगला प्रश्न, सिकंदर की सेना किस नदी का रौद्र रूप देखकर लौट गई? मतलब सेना इतनी थकी हुई थी कि इतना खतरनाक मतलब कि क्या बोलते हैं, नदी को उफनता हुआ देखा, तो उसकी सेना ने जवाब दे दिया कि हम आप अब नहीं जा पाएंगे, नदी पार करके भारत में नहीं प्रवेश कर पाएंगे। व्यास नदी, झेलम नदी, रावी नदी, चिनाब नदी। तो व्यास नदी का रौद्र रूप देख करके सेना लौट गई। सिकंदर का मकबरा कहाँ है? ये 23 नंबर में आपसे पूछा गया है। मकदूनिया, बेबीलोन, बेबीलोन, मैसिडोनिया या ईरान। तो सिकंदर का मकबरा बेबीलोन में है। और बेबीलोन एक और याद रखिएगा, झूलता हुआ जो गार्डन है, झूलता हुआ जो हैंगिंग गार्डन, उसके लिए भी प्रसिद्ध है। देखिए, मैसिडोनिया को आपको याद रखने की जरूरत है। सिकंदर का जो जन्म हुआ था वो मैसिडोनिया में हुआ था, ये याद रखिएगा। 24वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री कौन थे? कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य या इनमें से सभी। तो आपको लग रहा हो कि ये बहुत सारे व्यक्ति, नहीं। चाणक्य के जो गुरु, सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य, एक सेकंड सांस ले लेता हूँ, बार बार गलती हो रही है। लगातार बोलते बोलते क्या होता है कि जबान लड़खड़ा जाती है। समझते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौटिल्य उसी का नाम है, विष्णुगुप्त भी उसी का नाम है, और चाणक्य भी उसी का नाम है। किसका? चाणक्य के ही ये सारे नाम है, इसलिए ये सभी बिल्कुल सही होगा। ये है चाणक्य। और चाणक्य ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है अर्थशास्त्र। अब आप जरा इस नक्शे को देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि जब मगध शुरुआत में था तो यहाँ तक आया बिंबिसार के समय, और जब नंद वंश में धनानंद आए तो यहाँ तक आया, और जब मौर्य आए तो आप देख पा रहे हैं कहाँ तक जीत गया है। ऐसे ही सम्राट नहीं कहा जाता है। 25वां प्रश्न देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा कहाँ हुई थी? विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा या कांधार। तो तक्षशिला, जो तस्वीर यहाँ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर है तक्षशिला। तो एक सेकंड, यहाँ पाकिस्तान के पास तक्षशिला विश्वविद्यालय है और यहीं पर इसकी शिक्षा हुई थी। तो तक्षशिला इसका सही आंसर है। अब देख लीजिए, देख पा रहे हैं तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान में है। 26वां प्रश्न देखिए, किसके शासन काल में सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण किया था? तो हमने आपको शुरू में ही बताया कि नंद नंद वंश में महापद्म नंद के समय किसने आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने आक्रमण किया था।
लेकिन सिकंदर की सेना व्यास नदी का रौद्र रूप देख करके लौट गई। तो फिर उसका जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, वही आए और चंद्रगुप्त मौर्य के समय आक्रमण कर दिया। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा के सामने उसे टिकना असंभव सा लगा। इसलिए उसने अपनी हार स्वीकार कर ली और अपनी पुत्री हेलिना का ब्याह चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दिया। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेगस्थानीज, हायान, वैनसांग, विशाखदत्त। तो इंडिका लिखा है मेगस्थानीज ने। मेगस्थानीज किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। और जब हेलेना का शादी उन्हें करवा दिया चंद्रगुप्त मौर्य के साथ सेल्यूकस निकेटर ने, तो साथ में एक भाषा तो समझने में दिक्कत होगी ना, उनकी सहयोग के लिए मेगस्थानीज को भारत में ही छोड़ दिया था। 28वां प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेगस्थानीज, फाहियान, हुएनसांग या विशाखदत्त। तो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाखदत्त। 29वां प्रश्न देखिए, इंडिका के अनुसार समाज कितने वर्गों में विभाजित था? 6, 7, 8, 9। इंडिका के अनुसार समाज 7 वर्गों में विभाजित था। और ये रहा आज का सवाल आपसे, जो कि 30वें प्रश्न में है। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आप प्लीज इसका आंसर कमेंट करें। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य, पद्मानंद, श्रीगुप्त। ठीक है, तो ये 30 प्रश्न हमने आपको अच्छे वाले कराए, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबा लें, ताकि अगला वीडियो जब मैं आपको अपलोड करूं तो आपको समय पर मिलता रहे, उसका नोटिफिकेशन मिले। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।